दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम वायुमंडल, आर्द्रता, वायुदाब और बादल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल, आर्द्रता, वायुदाब और बादल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण पाया जाता है और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों आप जानते हैं कि वायुमंडल का निर्माण कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से हुआ है। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में और हल्की गैसें ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 100 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन लगभग 125 किलोमीटर तक और ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में या प्रतिशतता में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.084% है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या नियान? तो सही उत्तर नाइट्रोजन। दोस्तों वायुमंडल में अस्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। इन गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को रखा जाता है। वायुमंडल में 3 गैसों को छोड़कर शेष सभी गैसों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून होती है और कुछ गैसों की प्रतिशतता परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए और अन्य गैसों को अस्थायी गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो पृथ्वी के धरातल से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो जो स्तर हैं वायुमंडल के, उनका सही क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल होता है। दोस्तों याद रखिएगा, तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर जो विभाजन है उसमें परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल धरातल से लगभग 15 किलोमीटर, समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर, उसके बाद मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर और बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर जो होता है ये 640 किलोमीटर के ऊपर का जो है क्षेत्र होता है। मध्य मंडल के ऊपर स्थित मंडल को तापमंडल कहते हैं और इसके निचले भाग में आयन मंडल स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह जो है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है और सभी मौसमी परिघटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी सतह में होती हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की 4 परतें हैं कौन सी, इनका क्रम बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वायुमंडल की जो 4 परतें हैं उनका जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, उसके ऊपर जो है ऊंचाई के अनुसार उनका अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम बताना है यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर है, इसको अगर जो आप नीचे से ऊपर की ओर याद किए हों तो ये है क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, लेकिन ऊपर से बताना है तो याद कर लीजिए
क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल आता है। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी जो प्रश्न था उसका उल्टा हो गया है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे निचली परत जो है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके ऊपर मेसोस्फियर या मध्यमंडल, फिर थर्मोस्फियर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो कौन सी है? तो जो अधिकांश मौसम की गतिविधियां होती हैं ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। मौसम की सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि हैं, ये सभी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर है कि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए समताप मंडल जो है दोस्तों इसको जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। ये परत क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है और यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचले समताप मंडल को उड़ान भरने के लिए आदर्श स्थिति मानते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? तो याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है यानी स्ट्रेटोस्फियर में। दोस्तों ओजोन परत या ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ओजोन परत स्थित है कहाँ पर? तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन में से कौन जीवन से सुरक्षा प्रदान करता है? तो उत्तर है ओजोन की परत, और ओजोन की परत पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए जो है सुरक्षा कवच का कार्य करता है। दोस्तों आप जान लीजिए, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। ये भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः पाई जाती है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है और इसका रंग हल्का नीला होता है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो सही उत्तर भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को थामना या रोकना, ये ओजोन परत का कार्य है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है क्या? तो ओजोन परत बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की जो परत है ये ओजोन परत है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत ओजोन परत होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर है 15 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की कौन सी परत या कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो उत्तर है आयन मंडल यानी आयनोस्फियर। दोस्तों रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल से होता है। इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं जो हैं वो कॉस्मिक रेज का परिरक्षण, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश यानी अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस के दर्शन हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आयन मंडल है।
अगला प्रश्न दोस्तों, बेतार संचार पृथ्वी की सतह के किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? तो बेतार संचार के लिए जो है आयन मंडल, ये महत्वपूर्ण जो है स्तर है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोग होती है? आपको बताना है। तो उत्तर है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, संचार उपग्रह जो हैं ये बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में जो है अवस्थित या स्थित किए जाते हैं। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। इसलिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से वायुमंडल के स्तर और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही हैं? कोड के आधार पर सही उत्तर बताना है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही। समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है, सही है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, सही हैं। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, ये सही नहीं है। तो केवल 1 2 3 1 2 3 जो हैं आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में होती है, जबकि आयन मंडल से पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और ध्रुव ज्योति, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस का संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। 1 2 3 सही सुमेलित हैं, 4 सुमेलित नहीं हैं। वायुमंडल के बाद आइए आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है ये कथन और कारण से है और आपको बताना है। कथन है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। और देखिए, कारण है नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, आप जान लीजिए, वायुमंडल में उपलब्ध जल का जो गैसीय रूप या जलवाष्प, ये वायुमंडलीय आर्द्रता है। ये आर्द्रता पृथ्वी के वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है और जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो प्रश्न था उसके बारे में आप जान लीजिए कि वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है इसका संबंध तापक्रम से होता है। कैसे? तो नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है, यानी उष्णतर कटिबंध में नमी का प्रतिशत 2.6 और 50 डिग्री अक्षांश पर नमी का प्रतिशत 0.9 और 70 डिग्री अक्षांश पर नमी का प्रतिशत 0.2 ही रह जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वायुमंडल में समस्त नमी का 90% संचित रहता है। इसलिए कथन भी सही है। चूँकि नमी जलवाष्प और तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा भी बढ़ती है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में उष्ण आर्द्र ऊष्मा का या ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम होता है कैसा? तो सही उत्तर उमस वाला। दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जब ग्रीष्मकाल में वायुमंडल में आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो मौसम उमस वाला होता है। इसका कारण है कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। इससे ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी परिणाम है किसका? वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का, ऊष्मा की उपस्थिति का या हवा में नमी की उपस्थिति का? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह आर्द्रता जो है हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। अब आइए आगे जो है आर्द्रता के बाद वायु दाब यानी एयर प्रेशर, याद रखिए, वायु दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं।
पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। और कारण है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही गोलार्धों में अगर आप समझेंगे तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है, तो कथन ये सही है। लेकिन उपर्युक्त अक्षांशों के संदर्भ में महासागरों और भूमि पर निर्मित निम्न वायुदाब केंद्रों का अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि महासागरों पर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र अस्थायी होते हैं, इसलिए कारण भी सही है, लेकिन यहाँ कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से या अश्व अक्षांश से संबद्ध करेंगे। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि जो दोनों गोलार्धों में आप जान लीजिए कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। तो इस तरह से ये उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। फलस्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। तो ये 30 डिग्री दोस्तों दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री जो है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हार्स अक्षांश है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें बताना है कूट के आधार पर कि कौन से कथन सही हैं। पहला है सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है, तो सही है। हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, ये आपका सही नहीं है। तो केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए हार्स अक्षांश जो है ये निम्न दाब कटिबंध नहीं बल्कि उच्च दाब कटिबंध होता है। अगला प्रश्न है वायु दाब सबसे कम होता है कब। शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। तो सही उत्तर वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरातल पर वायुमंडलीय वायु दाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है। गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायु दाब में भी गिरावट होती है। अब आइए दोस्तों बादल यानी क्लाउड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बादल परिणाम है किसका। आपको बताना है बादल किसका परिणाम है। वाष्पीकरण के, सामान्य ताप पर ह्रास दर के, कैटाबैटिक ह्रास दर के या संघनन के। तो सही उत्तर बादल जो है वो संघनन के या कंडेंसेशन के परिणाम है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों या हिमकणों के समूह को बादल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है कपासी, कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी या पक्षाव स्तरी। तो सही उत्तर कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल अधिक विस्तृत और गहरे बादल होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। इनसे कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं। मध्य कपासी, मध्य स्तरी, कपासी या पच्छाव स्तरी। तो सही उत्तर पच्छाव स्तरी बादल ये जो है सबसे ऊंचाई के बादल हैं और ये मुख्यतः 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता, पर्वत विज्ञान और ऊर्ध्वाधर हवा, मेघ गर्जन इनमें से किस तथ्य के कारण होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर मेघ गर्जन इनमें संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण होता है। 1, 2, 4 सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिसमें ऊपर की ओर हवाएं ऊर्ध्वाधर यानी तीव्र गति से चलती हैं और बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। इसलिए पर्वत विज्ञान को छोड़कर सभी का संबंध मेघ गर्जन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर 3 कारक दिए हुए हैं। तो पहला है, आकाश में कपाशी वर्षा मेघों के मिलने से। तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा से और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेघ गर्जन के स्थान पर जो है तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। यहाँ पर जो इंग्लिश संस्करण का प्रश्न था उसमें मेघ गर्जन या थंडर को उत्पन्न करने वाले कारक के बारे में पूछा गया है। हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित या लाइटनिंग को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर जो है अंग्रेजी संस्करण को सही माना जाए अगर जो, तो बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलती है। इस कारण भयंकर आवाज़ उठती है, इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। कोई भी कारक मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु वलित अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो सही उत्तर भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। आप देख सकते हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दोस्तों जलवायु वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक पच्छाभ मेघ विरलन तकनीक है। पच्छाभ मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल हैं जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। इन मेघों पर विस्मथ ट्राई आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता कम हो जाती है जिससे पृथ्वी या पार्थिव विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगेगा और भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा। इस तरह का एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी तकनीक के तहत समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय या एरोसोल के छिड़काव से एक परत बन जाएगी जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में परिवर्तित कर देगी, परावर्तित, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। दोस्तों, ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त दशाएं जो होती हैं स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी और लंबी रातें हैं। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आती है जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है। इसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में वायुमंडल, आर्द्रता, वायु दाब और बादल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।